हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से एम कुमार सर जो है न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हो गए हैं। आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ध्यान दीजिएगा भाई लोग, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब पीछे वाला लेक्चर आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर लिए होंगे। मतलब कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था संगुणन की मात्रा, फिर बताए थे वियोजन की मात्रा, वही अल्फ़ा। अगर आप लोगों को अल्फ़ा समझ में आ गया है कि कैसे अल्फ़ा निकाला जाता है, अल्फ़ा होता क्या है, तो आपको आज का क्लास 100% समझ में आएगा। इसलिए आप लोग अगर संगुणन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कृपया वही लेक्चर आप लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को आप लोग देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, और आज स्टार्ट करेंगे वांट ऑफ गुणक क्या होता है। ठीक है, वांट ऑफ गुणक क्या होता है आज के लेक्चर में यही स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको अल्फ़ा आएगा तो ही ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखेंगे वांट ऑफ गुणक। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखिएगा, वांट ऑफ फैक्टर। आई से डिनोट किया जाता है इसको। ध्यान दीजिएगा, वांट ऑफ गुणक होता क्या है आपको बताएंगे इसमें कि यह किसी विलयन में विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो विलेय कैसा है, जल्दी टूटने वाला है कि जल्दी टूटने वाला नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि विलेय की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। एक बात और है, पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लिखवाएंगे। जैसे देखो, ये कोई हम विलयन है, ये समझाने के लिए फिगर को बना रहे हैं। ये कोई विलयन है, इस विलयन में 1 मोल NaCl विलेय को मिलाए हैं। ध्यान देना, इस विलयन में 1 मोल NaCl विलेय को मिलाए हैं। ठीक, आप लोग को तो बताया गया है ना कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, अणुसंख्य गुण। तो आप कीजिए कि राउल्ट का जो नियम बताया गया था, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम से इस विलयन का अणुसंख्य गुण निकालिए। अणुसंख्य गुण मतलब बहुत सारा होता है। एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, KBM, देखते जाना, पहले समझ लो उसके बाद लिखवाएंगे। आई होता क्या है, इसके बाद हिमांक का अवनमन KFM। ठीक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू होता है विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से इस विलयन का अणुसंख्य गुण निकालिए। फिर आप क्या कीजिए कि इसी विलयन का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके अणुसंख्य गुण निकालिए। ठीक है, अणुसंख्य गुण निकालिए। तो सुन लो, प्रयोग किया गया अणुसंख्य गुण और आपका गणना किया हुआ अणुसंख्य गुण, दोनों के अनुपात को वांट ऑफ गुणक कहा जाता है। फिर से, किसी विलयन का प्रयोग किया हुआ अणुसंख्य गुण और राउल्ट के नियम से जो आप गणना किए हैं अणुसंख्य गुण, दोनों के अनुपात को वांट ऑफ गुणक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर हो गया तो आप लोग यहाँ लिखेंगे पहले इस पॉइंट में, को फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि यह है विलयन में विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है।
ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे प्रेक्षित, प्रेक्षित मतलब वहीं प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणक कहते हैं। वांट ऑफ गुणक कहते हैं। ठीक है। प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म मतलब इस विलयन का प्रयोग के द्वारा आप अणुसंख्य गुण निकालिए। सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म मतलब राउल्ट के नियम के द्वारा आप अणुसंख्य गुणधर्म निकालिए और फिर दोनों के अनुपात कर दीजिएगा तो उसी को ये कहेंगे। क्लियर है? इसको लिख लिए होंगे। चलिए, तो लिख लिए होंगे तो इसको मिटाएंगे हम। अब हम चलते हैं आगे। लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ गए हैं? आप देखेंगे आई बराबर क्या होता है, इसको मिटाएंगे। देखो, आपको बताया गया कि वांट ऑफ गुणा के आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म। सुनते रहना, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म। और बोलिए क्या बोला गया है? सामान्य ना, बोलो गुणधर्म। दोनों के अनुपात को वांट ऑफ गुणक बोलते हैं। तो हमको ये बताइए, ये तो पता है ना, पिछले लेक्चर में पढ़ लीजिएगा। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि राउल्ट का जो नियम है वो कहाँ पर फेल करता है। अभी तक जो क्लास चल रहा है ना, वो राउल्ट के नियम को कैसे हम सही करेंगे उसके लिए चल रहा है। ठीक है। राउल्ट के नियम जो दिया गया था, कोई भी राउल्ट का जो नियम था, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबीएम होता है। इसके बाद डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? केएफएम होता है। ये सब राउल्ट का नियम है। ठीक है। तो ये राउल्ट का जो नियम है कहीं कहीं पर फेल कर जाता है, हमेशा सही नहीं आएगा। जैसे NaCl के बता दिए थे पिछले क्लास में, NaCl के लिए गलत है ये। तो इसी को सही करने के लिए इतना हम लोग चल रहे हैं अभी कि कैसे राउल्ट के नियम को सही किया जाए। मतलब इस नियम में हम क्या चेंज कर दें कि किसी भी विलेय के लिए हो जाएगा। शुगर हो, NaCl, H2SO4, सबके लिए इसको सही करना है। उसके लिए आपको अल्फा चाहिए, अल्फा के बाद आपको आई चाहिए। ठीक। अगर दो चीज आपको पता चल गया तो आप राउल्ट के नियम को आराम से सही करेंगे। अभी तक आप लोग यही देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, आइए यहाँ पर प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म मतलब कि जो प्रयोग के द्वारा निकाला गया है वो तो कभी गलत होगा नहीं। गलत कौन होगा? ये राउल्ट के नियम से जो निकालेंगे ये गलत हो सकता है, लेकिन जो प्रयोग के द्वारा, जो मशीन के द्वारा करेंगे आप एक्सपेरिमेंट करके, वो भी गलत होगा, वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आइए कि कैसे भाई हम सही करेंगे उनके लॉ को। तो बताइए, तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म
बराबर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है I और इंटू करेंगे सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म समझे। कहने का मतलब ये है, आपको एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब राउल्ट के नियम से जो आप गणना करेंगे उसको ये बोल रहा है, ठीक है। ये क्या है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो प्रयोग के द्वारा निकाला गया है वो है। तो अगर आप राउल्ट के नियम से जो गणना किए हैं, अगर उसमें I से हम अगर गुणा कर देते हैं तो मेरा ये निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई लोग, I निकालना कतई आपके लिए आसान होने वाला नहीं है, दिक्कत आपको होगा I निकालने में। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपको I निकालने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिलियन चैप्टर का हीरो हैं, अदरवाइज फिर आप जीरो हैं। दिक्कत है यही I निकालने में, ठीक है। और I निकालने के लिए ध्यान देना, NCERT बुक में केवल 2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी जगह I का वैल्यू 1 लेना है। इसलिए बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं कि I बताते नहीं है कुछ, बस बोल देते हैं कि I का वैल्यू 1 होता है, समझ गए हो। क्योंकि NCERT बुक में सभी जगह 1 ही लेना है, बस केवल क्या 2 क्वेश्चन को छोड़कर, समझ रहे हो ना। तो मेरे पास नहीं, हम सब कुछ बताएंगे, क्योंकि किसी के लिए भी आप I निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया। अब देखिए, जितना भी आपको राउल्ट का नियम बताया गया है, बोलो क्या बताया गया था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू, बोलो बताए थे विलेय का मूल प्रभाज। तो अब कह रहा है ये क्या हुआ, ये राउल्ट के नियम से हुआ ये। तो कह रहा है कि राउल्ट के नियम में क्या करना है, I से मल्टीप्लाई कर दो, I से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या बोले थे, क्वथनांक का उन्नयन बराबर, ये साहब जी बोले थे KVM। तो ये राउल्ट के नियम के द्वारा हुआ, मतलब ये सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म हुआ ये, ठीक है। अब इसमें अगर चाहते हैं आप कि मेरा कभी गलत नहीं हो, तो राउल्ट के नियम में I से मल्टीप्लाई गुणा कर देना है। बताएंगे, धीरे थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अभी I जो है सभी तरह के विलेय के लिए अलग अलग होता है, और वहीं आपको हम I बताएंगे कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी इतना ही, ठीक। इसके बाद बोलो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KFM होता है। तो अब इसमें I से हम गुणा कर देंगे। इसके बाद बोल दो ये भी पाई परासरण दाब बराबर होता है CRT। अब इसमें I से गुणा कर देंगे। अगर आप I निकाल देंगे किसी का, आप बिलियन चैप्टर के हीरो माने जाएंगे, ठीक। तो ये आप लोग लिख लीजिए। और अब हम बता रहे हैं I कैसे हम गणना करेंगे, कैसे हम I का मान निकालेंगे। यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम करेगा आपको I का मान, और वहीं आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला हेडिंग ये लिख लिए होंगे। अगला हेडिंग जो है वो आप लोग लिखिए, वांट ऑफ गुणक का मान कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, वांट ऑफ गुणक का मान कैसे निकालें, कैसे निकालें या कैसे गणना करें, ठीक है।
तो इसमें आपको बताएंगे टोटल 3 केस, टोटल 3 केस है। केस नंबर 1 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना तो बाउंस करेगा, फिर मेरा दोष मत दीजिएगा कि सर आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है। केस 1 में पहले आपको बता दे रहे कौन कौन केस है। अगर जो बिले लिए हैं, बिले अगर वह टूटता है तो आई कैसे निकालेंगे। पहला केस यही है कि अगर बिले कोई लिए हैं, अगर वह बिले टूटता है तो आई कैसे निकालेंगे। केस नंबर 2 में आपको बताएंगे कि अगर बिले जुटता है, इसका मतलब संगुणित होता है, तो आई का मान कैसे निकालेंगे। और तीसरा केस है कि वैसा बिले जो न टूटेगा न जुटेगा, तो उसका वांट ऑफ गुणक आई का मान, वांट ऑफ गुणक आई का मान कैसे निकालते हैं। यही 3 केस है। तो पहला केस है अगर बिले टूटेगा तो आई कैसे निकालेंगे। तो आइए मेरे साथ हेडिंग आप लोग लिखिए, यदि बिले विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य हो या बिले विखंडित, विखंडित कोष्ठ में आप लिख लेंगे वियोजित होता हो। देखो इसका मतलब पहले समझ लो। अगर बिले विद्युत अपघट्य हो, ध्यान देना, विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं, जो आयन में टूट जाता है, वैसा यौगिक जो आयन में टूट जाता है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य, जो आयन में टूटेगा। जैसे NaCl, बोलो कैसे टूटता है, Na+ में और बोलो Cl- में, तो आप कह सकते हैं कि NaCl विद्युत अपघट्य है। ठीक है। इसके बाद देखो HCl, बोलो कैसे टूटता है, तो H+ और Cl- में क्या टूट गए अभी, तो हम कहेंगे HCl भी विद्युत अपघट्य है। और नहीं समझ में आता है तो यहाँ लिखा है या, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो या लिखा है बिले विखंडित हो, टूटता हो, इसी को विखंडित को बोला जाता है वियोजित होता हो। तो कैसे हम निकालेंगे आई। ठीक, जैसे देखो इसको मिटाएंगे, जैसे ध्यान दो, ये हम लिए हुए हैं ए क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है। आप क्या कीजिए कि जब यह प्रतिफल बन रहा है तो प्रतिफल ये है, सुनते रहना, ये अभिकर्मक है और ये प्रतिफल। ऐसे ही कोई मान लिए हैं, कोई अभिक्रिया है नहीं, माना गया है ये कि अगर ये कोई अभिक्रिया है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना मोल है, कितना मोल कहिएगा, 1 मोल। आपको पिछले के बताए थे कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मानते हैं 1। यहाँ पर जो रहता है ना उसको अणु भी पढ़ सकते हैं, अणु मोल भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये A कितना मोल है तो कहना कि 1 मोल है, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा A का कितना अणु है तो कहना 1 अणु है। अणु भी बोल सकते हैं, मोल भी पढ़ सकते हैं। आइए B कहेगा B का कितना मोल तो कहना N मोल। B का कितना अणु, N अणु। समझ रहे हो। तो अणु और मोल आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सुनो, ये लिए थे हम
कितना 1 मोल। लेकिन जब ये प्रतिफल बना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना मोल n मोल। तो सिंपल सा मतलब है कि विलेय जो है वह विखंडित हुआ है, टूटा है। इसी तरह से बता रहे हैं क्योंकि 1 मोल से n मोल हो गया, लिए थे 1 मोल हो गया n मोल, तो हम कहेंगे कि विलेय क्या हुआ है, विखंडित हुआ है, टूटा है। उस केस में आप लोग याद रखेंगे कि अगर विखंडित होता है तो I होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। पॉइंट ऑफ गुणक कैसे निकालेंगे, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अल्फा वही है वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा, पिछला वाला लेक्चर देख लेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सर्च मारिएगा संगुणन की मात्रा या वियोजन की मात्रा बाई एम कुमार, तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग उसको देख लीजिएगा। n क्या है, यहाँ n दिखाई दे रहा है, n है प्रतिफल के मोलों की संख्या, प्रतिफल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, प्रतिफल के मोलों की संख्या है। जैसे देखो ये है NaCl, इसको तोड़िए, तोड़ेंगे तो यह टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। आपसे कहा जाएगा कि प्रतिफल, ये तो अभी कर्मक है ना, ये प्रतिफल है, प्रोडक्ट कहेगा कि प्रोडक्ट कितना मोल है, तो बोलो Na प्लस कितना मोल, 1 मोल। बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और इसी को मोल पढ़ा जाता है। तो Na प्लस 1 मोल, Cl माइनस 1 मोल, तो टोटल कितना मोल, 2 ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि n बराबर 2 होगा, क्योंकि n यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिफल के मोलों की संख्या, प्रतिफल के मोलों की संख्या, तो एक ये है एक ये, टोटल कर देंगे 2, तो n बराबर 2 कह देंगे। क्लियर ना। इसके बाद आप यह भी कह सकते हैं, जैसे देखो H2SO4, तो देखो H2 है तो 2 इधर आ जाता है, ये बार बार हम बता रहे हैं, 2H प्लस SO4, तो SO4 पर 2 माइनस होता है। बोलो यहाँ n कितना है, 2 यहाँ पर, ये 2 मोल और 1 मोल यहाँ, तो 2 और 1 कितना, 3, तो कहेंगे प्रतिफल के मोलों की संख्या यानी n बराबर 3, 2 1 3। क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया कि अगर विलेय विखंडित होता हो तो उसमें I बराबर 1 प्लस n-1 टू अल्फा होता है। अब इसमें 2 केस आएगा, ध्यान दे देना ना, थोड़ा सा भी करेंगे तो माइंड स्लिप कर जाएगा। इसमें 2 केस कौन कौन आएगा, तो अगर विद्युत अपघट्य प्रबल हो तो हम कैसे निकालेंगे, विद्युत अपघट्य दुर्बल हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें 2 केस हैं, फिर से बता दे रहे हैं। विलेय अगर विद्युत अपघट्य है तो इसमें I का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। n क्या है, प्रतिफल के मोलों की संख्या। इसमें 2 केस, विद्युत अपघट्य अगर प्रबल है, प्रबल का मतलब मजबूत है, तो कैसे हम निकालेंगे I, और फिर बताएंगे कि अगर दुर्बल है तो हम I कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा 1 प्लस n-1 टू अल्फा विघटन के लिए होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए इसमें 2 केस, तो हम सबसे पहले आ रहे हैं A नंबर में। सबसे पहले A नंबर में आएंगे, ये सब आप लोग लिख लिए होंगे। चलो A नंबर, अगर यदि लिखिएगा, यदि विद्युत अपघट्य प्रबल हो,
विद्युत अपघट प्रबल हो तो वांट अपगुणन की गणना करना। तो वांट ऑफ गुणन की गणना करना। ठीक है, एक बात तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। विद्युत अपघट प्रबल, क्या आप लोग 9th 10th में पढ़े हैं? कहे कि नहीं सर 9th 10th में भी नहीं पढ़े थे। प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट, क्या आप लोग पढ़े हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट होते हैं उनका पूर्णतः विघटन होता है। मतलब कि पूरी तरह से अगर प्रबल है तो आप जितना लेंगे वो पूरा का पूरा टूट जाता है। प्रबल विद्युत अपघट क्या होता है? पूर्णतः विघटित होता है, पूर्णतः 100% टूट जाता है। तो वहीं आपको लिख देंगे पूर्णतः, चलिए पूर्णतः विखंडित। ठीक है, और ध्यान देना पूर्णतः विखंडित का मतलब है कि अगर आप ध्यान देते रहना, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे समझ में आने की गारंटी नहीं है। ध्यान दो, अगर आप प्रबल विद्युत अपघट लेते हैं 10 मोल तो कह रहा है कि पूर्णतः विखंडित होता है, तो 10 लेंगे तो 10 में 10 खत्म। तो बोलो 1 में कितना खत्म होगा? 10 बटा में 10 यानी कि 1। पूर्णतः का मतलब यही ना होता है कि आप जितना लेंगे उतना खत्म। हमको ये बताइए कि आप लोगों को जब हम बता रहे थे वियोजन की मात्रा अल्फा, उस समय क्या बताए थे? याद है कुछ? जब आप लोगों को वियोजन की मात्रा बता रहे थे तो वहाँ पर क्या बोले थे? उसका परिभाषा याद है? नहीं याद है? देखो हम बता दे रहे हैं, याद दिलवा दे रहे हैं। वहाँ पर बोले थे कि 1 मोल में जितना खत्म होता है ना उसी को हम अल्फा बोलते हैं। 1 मोल में जितना खत्म, तो हमको ये बताओ कि 10 में 10 खत्म, 1 में 1 खत्म, तो 1 में जितना खत्म होता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो 1 में कितना खत्म? 1 खत्म। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट के लिए अल्फा का जो वैल्यू है वह 1 होता है? अल्फा का वैल्यू 1 होता है। किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघट के लिए। अब सोचते होंगे आप जरूर, क्योंकि भाई आप लोग तो घर पढ़ाई करते नहीं हैं, आप लोग सोचते होंगे सर आप ये तो बताए ही नहीं कि प्रबल विद्युत अपघट कैसे हम पहचानेंगे। आप तो यहाँ लिखवा दिए कि प्रबल विद्युत अपघट पूर्णतः विघटित होता है, लेकिन सर प्रबल विद्युत अपघट होता कौन है? यही ना हम समझ रहे हैं, आप लोग को यही दिक्कत होता होगा। ठीक है, तो आइए कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। पहले तो ये समझ गए कि प्रबल विद्युत अपघट पूर्णतः विघटित, पूर्णतः का मतलब अल्फा का वैल्यू कितना? 1। और आपको पता है कि विघटन के लिए I बराबर क्या होता है? 1 + n-1 इंटू अल्फा। क्लियर है? अल्फा का वैल्यू कितना? 1। तो अल्फा का मान 1 रखो तो यहाँ पर क्या होगा? I बराबर, अगर अल्फा 1 होगा तो ये क्या होगा? 1 + n-1, अल्फा 1 है, 1 खत्म। बोलो I बराबर क्या होगा? n। तो यहाँ पर हम रख देंगे I बराबर n। ध्यान देना, प्रबल विद्युत अपघट के लिए I का मान वही होता है जो n का मान होता है। और n हम बार बार बोलेंगे नहीं, लास्ट बार बोल रहे हैं। n क्या है? तो प्रतिफल के मोलों की संख्या है। प्रतिफल के मोलों की संख्या है। प्रतिफल के मोलों की संख्या है। ठीक, अब आपको बता रहे हैं कि प्रबल विद्युत अपघट होता कौन है।
तो यहाँ पर आप लिख लेंगे प्रबल अम्ल। समझे कि नहीं समझे? प्रबल क्षार और लवण। देख लो, कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य वही हो सकता है। कौन कौन? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण। लवण में सभी। अब सवाल ये उठेगा आप लोग जरूर माइंड में, क्योंकि आप लोग भाई बहुत स्टैंडर्ड आपका जो है लो है कि कौन सा प्रबल अम्ल है। अम्ल तो जानते हैं, बस वही 10th वाला परिभाषा याद किए कि जो खाने में खट्टा लगता है अम्ल कहलाता है, वही परिभाषा है। आगे 12th क्लास में 12th पास कर गए, अभी तक वही परिभाषा दीजिएगा कि जो खाने में खट्टा लगता है उसको अम्ल बोलते हैं, कड़वा लगे तब क्षार बोलेंगे। वो सब परिभाषा नहीं चलेगा। अब तो अम्ल का पहचान है कि वैसा यौगिक जो H+ को देता है अम्ल होता है, जो OH को देता है क्षार होता है, और जो न H देता है न OH देता है वो क्या होता है? लवण होता है। ना समझा? जैसे देखो तुम लोग को सब कुछ बताना पड़ रहा है ना, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे देखो HCl, इसको तोड़ो, H+ Cl-। क्या ये H+ दिया है? तो H+ दिया है तो आंख बंद करके मारो कि ये अम्ल होगा। इसके बाद देखो NaOH, बोलो यह कैसे टूटेगा? Na+OH-। क्या इसमें H है कि OH है? OH है, तो OH है तो क्षार होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। NaCl बोलो, Na+Cl-। बोलो इसमें H है OH है, दोनों में से कुछ नहीं है तो ये होगा लवण होगा। बस समझा? समझ गए? अब सवाल ये तो पहचानने के लिए बता दिए कि जो यौगिक H+ को देगा अम्ल होगा। तो अम्ल भी दो तरह का होता है। कौन सा? दुर्बल अम्ल है, कौन सा? प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार, क्षार भी दो तरह का, प्रबल क्षार होता है और दुर्बल क्षार होता है। और लवण में तो इसमें दुर्बल नहीं होता है और ना प्रबल होता है, लवण में सभी। ठीक, तो सवाल आप ये जरूर पूछेंगे कि प्रबल अम्ल बताइए। देखो सुन लो, ये तो आप कंफर्म हो गए अम्ल किसे कहते हैं? जो H+ को देता है। क्लियर है? अब सुनो, किसी यौगिक में जितना H है अगर पूरा H दे दिया तो कहलाएगा कि वह प्रबल अम्ल है। किसी अम्ल में जितना H है उससे कम दिया तो कहेंगे दुर्बल अम्ल है। देखो एक परिभाषा दे करके आपको हम समझा दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे करके। आइए HCOOH को तोड़िए। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं आयंस में, इसको मिटाएंगे, लिख लिए होंगे ना। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यह टूटेगा HCOO- और किस में? H+ में। बोलो इसमें कितना हाइड्रोजन है? एक और एक, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन ये दिया कितना? केवल एक H दिया है। देख लो, एक नहीं दिया, एक रख लिया अपने पास, केवल एक दिया है। तो हम कहेंगे ये अम्ल है। लेकिन कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और दिया कितना? 1। समझ रहे हो? इसमें देखो कितना H है, एक था और एक दे दिया, तो इसको बोलेंगे हम प्रबल है। कोई दिक्कत नहीं ना है? ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। समझे? तो प्रबल पहचान गए। कैसे पहचानेंगे? चलिए ये हो गया। अब हमारे हैं A नंबर खत्म। विद्युत अपघट्य प्रबल हो तो प्रबल में खाली आप लोग क्या याद रखेंगे? I बराबर N। बस I बराबर N याद रखेंगे। देखो वो अभी देखो, नहीं तो पता नहीं तुम लोग क्या समझ लेगा। एक दो को निकलवा कर हम दिखा देते हैं, नहीं तो आएगा नहीं फिर आप लोगों से। देखो Na2SO4,
इसको आप देखो Na2 है तो 2 इधर आ जाता है, 2Na प्लस SO4 पर 2 माइनस। इसका N बोलिए, पहले आप पहचान लीजिएगा कि यह अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। ठीक है, आपको हम बोल दिए हैं प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा या लवण होगा। तो लवण में सभी लवण, उसमें दुर्बल और प्रबल नहीं होता है। ठीक है, H देगा तो अम्ल है, OH देगा तो क्षार है, और दोनों में से अगर कुछ नहीं देता है तो आंख बंद करके मारना है लवण है। ठीक, इसमें बोलो कहीं H है, कहीं OH है, नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है तो ये लवण है। और लवण क्या होता है, प्रबल होता है। तो प्रबल में आपको क्या बताया गया, I बराबर N। N क्या है, प्रतिफल के मोलों की संख्या है। तो बताओ तो ये Na प्लस कितना मोल है, 2 मोल, और ये कितना है, 1 मोल। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम कहेंगे कि इसका N जो है वो 3 है। और ध्यान देना, जब आपको पता चल गया कि ये लवण है तो लवण होता है प्रबल, और प्रबल का I बराबर होता है N। तो N होता है तो N का वैल्यू 3, तो I भी इसका 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो H2SO4, फिर देखो H2 है तो 2 इधर आ जाता है, 2H प्लस, ये SO4 है तो SO4 पर बोलो कितना माइनस, 2 माइनस। ये पता है ना कि कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर 2 माइनस होगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन पर 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस, तो जितना प्लस उतना माइनस, ऐसे सोचो। यहाँ भी वही बात है, 1 सोडियम पर 1 प्लस तो सोडियम 2 था तो 2 प्लस, तो 2 प्लस इसमें 2 माइनस देंगे। ठीक, अब देखो कहेगा इसका I बताइए, तो पहले चेक करना तुम कि ये तो कन्फर्म है कि अम्ल है। क्यों अम्ल है, क्योंकि ये H प्लस को दे रहा है। तो अम्ल में अब चेक करो कि ये प्रबल है कि दुर्बल है, प्रबल है कि दुर्बल है। तो प्रबल है कि दुर्बल है, देखो इसमें कितना H है, 2। क्या दोनों H को दे दिया है जी, 2 गो था, दोनों दे दिया, तो कहेंगे प्रबल है। समझ रहे हो। और प्रबल का बोलो N बराबर 2 और A कितना, 3, तो इसका I भी 3 होगा। लास्ट नंबर K4 FeCN का होल 6, यह भी लवण है, क्योंकि इसमें न तो कहीं H है या न कहीं OH है, तो दोनों में से कुछ नहीं है तो लवण है। ध्यान देना, ये जटिल लवण होता है, जटिल। आगे आएगा आपके 12th क्लास में एक चैप्टर ही दिया हुआ है जटिल लवण, उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा, जब वो पढ़ाया जाएगा तो अच्छा से देखा जाएगा। फिलहाल आप समझिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होता है वह टूटता नहीं है। टूटेगा कौन, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला इधर हो या फिर इधर हो, वही टूटता है। अंदर वाला नहीं टूटता है, क्योंकि अंदर वाला बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, चलो देखो K4, तब 4 इधर आ जाएगा, 4K प्लस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटता है, तो इसको ज्यों का त्यों आप लिखेंगे FeCN का होल 6। अब कैसे जानेंगे कितना प्लस कितना माइनस, तो इसके लिए यहाँ पर 1 पोटेशियम पर 1 प्लस तो कितना था, 4 था, तो 4 प्लस, तो आँख बंद करके यहाँ लिखिए 4 माइनस। क्लियर। लवण है, लवण क्या होता है, प्रबल। बोलो इसका N कितना, N प्रतिफल के मोलों की संख्या, 4 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो गया 5, तो इसका I भी कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। अब आएंगे B नंबर की, अगर विद्युत अपघट्य क्या हो, दुर्बल हो, तो अब हम मिटाएंगे इसको। अगर दुर्बल होगा तो हम कैसे निकालेंगे, माइंड में देखिए भाई, सब कुछ सेट करते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब केवल अगर NCERT पढ़ते हैं तो याद रखो कि I बराबर 1 होता है, बाकी छोड़ो, हटाओ ये सब। अगर आप चाहते हैं कि सर इतना कौन याद रखेगा, तो याद रखो कि I 1 होता है, और क्या हम कर सकते हैं। चलिए, तो अब आएंगे हम दुर्बल के लिए।
दुर्बल, आइए बी नंबर, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वांट ऑफ गुणों की गणना करना। दुर्बल आपको पता है कि जो भी दुर्बल होता है ना, ध्यान दीजिएगा, लिख करके ठीक से समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप इस चैप्टर के हीरो हो गए हैं। दिक्कत होता है लोगों को यही निकालने में। दुर्बल क्या होता है, तो इसका होता है आंशिक विघटन होता है, आंशिक विखंडित। यह पूर्णतः नहीं, आंशिक होगा। जैसे देखो, आंशिक का मतलब समझ लो। जैसे अगर दुर्बल है तो अगर हम लेते हैं 10, तो 10 में कभी 10 खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 10 में 10 खत्म हुआ इसका मतलब पूर्णतः खत्म। अब पूर्णतः मतलब क्या समझ रहे हैं, वो प्रबल हो जाएगा। दुर्बल का मतलब आंशिक, जितना लेंगे उकरा से कम ही खत्म होगा। जैसे 10 लिए हैं ना, तो 10 में 10 खत्म नहीं होगा, 8 7 6 5 4 3 ऐसे। तो मान लेते हैं कि 10 में 8 खत्म हो गया, तो बोलो 1 में कितना खत्म होगा, 8 बाता में 10, बोलो इस कितना हो जाएगा, 0.8। सही है। और अभी क्या आपको बताए थे कि 1 में जितना खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। फिर से सुनो, 1 में जो जितना खत्म होता है उसको अल्फा बोलते हैं। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा का जो मान है ना, वह हमेशा 1 से कम होता है। किसके लिए 1 से कम होता है, दुर्बल के लिए अल्फा का मान 1 से कम होता है। और प्रबल के लिए क्या बोले थे, अल्फा का मान 1 होता है। तो अब देखो, विघटित होता है तो आई का फॉर्मूला आपको पता है, ये सुन लो एक बार फिर से। अगर प्रबल है तो अल्फा का मान 1 होता है। अल्फा का मान जब 1 रखेंगे तो ये 1 खत्म, तो क्या हुआ था, आई बराबर n। दुर्बल के लिए ऐसा नहीं है। दुर्बल के लिए क्या बताया गया कि अल्फा का मान 1 से कम होगा। और 1 से कम का मतलब कुछ भी हो सकता है। कहीं सर 1 से कम होगा तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे सर, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो पूछेगा ना उसको टेंशन है। अल्फा का मान क्वेश्चन में देगा। अगर दुर्बल है तो अल्फा का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अल्फा जब दिया रहेगा तो n आपको पता है, तोड़ करके प्रतिफल के मोलों की संख्या यहाँ रख देंगे और फिर आप निकाल देंगे वहाँ से आई। नहीं समझा। दुर्बल कौन कौन हो सकता है, तो देखिए दुर्बल कौन कौन होगा, तो इसका उदाहरण हो सकता है दुर्बल अम्ल, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका अगला उदाहरण हो जाएगा दुर्बल क्षार। ठीक, दुर्बल कैसे पहचानेंगे बता दिए हैं। अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल जो H+ को देता है, तो उसमें जितना H है अगर पूरा दे दिया तो प्रबल है, जितना H है उससे कम दिया तो दुर्बल है। ठीक, और दुर्बल के लिए अल्फा का मान क्वेश्चन में देगा, तो अल्फा यहाँ रख करके n आपको पता है प्रतिफल के मोलों की संख्या, उसको तोड़ेंगे प्रतिफल के मोलों की संख्या, तब वहाँ से आपका आई आएगा। देखो दुर्बल का मतलब देखो, जैसे CH3 COOH HCOOH और ये NH4OH, ये सब दुर्बल है। जैसे इसको हम तोड़ के बता दे रहे हैं आपको,
ये है एसिडिक अम्ल है, ये एसिडिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यह टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस में। बोलो इसमें कितना H है? तो 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 गो, लेकिन दिया है कितना? केवल 1 दिया है ना, तो ये दुर्बल है, और दुर्बल का अल्फा का मान प्रश्न में देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसका n बता दीजिएगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ, प्रतिफल के मोलों की संख्या। तो n यहाँ निकाल दिया, n यहाँ रख देना, अल्फा का मान दिया रहेगा, तो अल्फा यहाँ रख करके अपना I निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये हो गया 2, तो आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिए। चलिए अब आ रहे हैं हम केस नंबर 2 में। ये अभी तक केस नंबर 1 में आप लोग पढ़ रहे थे कि अगर विलेय विद्युत अपघट्य है, तो विलेय अगर विद्युत अपघट्य है तो इसमें 2 केस, विलेय विद्युत अपघट्य है तो 2 केस, एक प्रबल होगा और एक दुर्बल होगा, तो दोनों के लिए बता दिया गया। अब आ रहे हैं केस नंबर 2 में कि अगर विलेय संगुणित होता हो, तो आइए चलते हैं हम केस 2 में। यदि विलेय संगुणित होता हो, ठीक, संगुणित मतलब समझ रहे हैं, जुड़ता हो। जैसे देखो Na है, ये कोई पूछेगा आपसे कि ये कितना मोल है, तो कहना n मोल है। अब ये संगुणित होगा, संगुणित के बाद ये क्या हो जाएगा, A और इसका होल n, ठीक है। ये कितना मोल था, n मोल, ये कितना मोल है, कितना मोल, 1 मोल जी, यहाँ पर रहता है, तो लिए थे n मोल, अब बन गया कितना, 1 मोल। तो हम नहीं कहेंगे कि ये संगुणित हो गया होगा, मतलब जुड़ गया होगा, तबे ना, लिए थे n मोल, तो ये जुड़ कर कितना बना दिया, 1 मोल हो गया, समझ रहे हो। जैसे देखो उस केस में I कैसे निकालेंगे, प्लस अल्फा बाई n, सब कुछ माइंड में सेट रखना है। अगर संगुणित होगा तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, n आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यही n है। जैसे देख लो, बता दे रहे हैं कि एग्जाम्पल दे करके, ये पीछे में आया था CH3COOH, बोले थे कि इसको अगर हम बेंजीन में डालते हैं तो बेंजीन में जाने के बाद यह COOH का क्या हो जाएगा, होल 2 हो जाता है। ये कितना था, 2 हो गया, कितना, 1। इसका मतलब देखो मिल करके दोनों संगुणित होकर के बना दिया 1 मोल। तो कहेगा n बताइए, तो n यहाँ रहता है और वहीं यहाँ रहता है, देख लो n यहाँ तो यहाँ, तो कहेंगे यहाँ n कितना है, तो n का वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको आप जल्दी से लिखिए, इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है, इसमें जो है प्रबल दुर्बल नहीं आएगा, इसमें आपको अल्फा का मान जो है वो दिया रहेगा, और यहाँ रख करके अपना I निकाल दीजिएगा, ठीक। चलिए अब आ गए हम केस नंबर 3 में, अंतिम केस है। अंतिम केस में यही बताएंगे कि अगर विलेय न तो संगुणित होता है और न ही वियोजित होता है, मतलब विखंडित, टूटता नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। देखो ये लिख लिया ना, देखिए 3rd नंबर जो है बिल्कुल ही आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसमें उतना झंझट नहीं है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना आप लोग सोच रहे हैं उतना दिक्कत नहीं है। तो 3rd नंबर है सामान्य विलेय। सामान्य विलेय किसको कहेंगे, जिसका वियोजन और संगुणन दोनों
नहीं होता हो। ठीक है, मतलब जिसका ना तो वियोजन होगा, ना टूटेगा और ना जुटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सामान्य विलेय बोलते हैं। और सामान्य के लिए दिक्कत नहीं है। सामान्य के लिए I बराबर 1 होता है हमेशा। कहे कि सर सामान्य के लिए, जी हाँ। और सामान्य में कौन कौन आ सकता है? तो चीनी आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है, यूरिया आ सकता है, ये तीनों। ध्यान देना, आपको बोले थे कि एनसीईआरटी बुक में I का मान हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। यानी सीधी सी बात है कि एनसीईआरटी बुक में कोई भी आप प्रश्न बनाइए, उसमें हमेशा विलेय जो है ना, यही तीनों में से कोई ना लिया है। चीनी लेगा, ना तो ग्लूकोज लेगा, ना तो फिर यूरिया लेगा, यही तीनों में से कोई लेता है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि आप लोग I का मान 1 याद रखिए। लेकिन अगर NaCl दे दिया तो आपका दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देगा, समझे? तो इसलिए हम तो सबके लिए बता रहे हैं कि भाई आप क्वेश्चन जो है कैसा भी पूछे आप बता देंगे। तो ये समझ गए। चीनी का फॉर्मूला आपको पता होगा, H22O11। ग्लूकोज बोलिए C6H12O6। यूरिया का याद है क्या? NH2CO NH2। ये सब फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लोग जल्दी से देखेंगे कि वो प्रश्न है क्या। देख रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। लिखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में किस विलयन का हिमांक सबसे अधिक है? ठीक है। A नंबर 10 यूरिया, B नंबर है M/10 NaCl। देखते रहना, 12th बोर्ड के एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, समझा? M/10 BaCl2 और लास्ट नंबर है M/10 Al2SO4 का होल 3। ठीक, पूछा है कि किस विलयन का हिमांक सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो आपको पता है कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है? I × KFM। अब I आपका जान छोड़ने वाला नहीं है, I KFM। डेल्टा TF बराबर बोले थे आपको, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये I × बोलो क्या होता है? KFM। बोलो ये TF माइनस है ना, इसको उधर ले जाओ और इसको क्या करो, इधर लाओ। तो बोलो ये क्या होगा? माइनस I × KFM प्लस बोलो TF नॉट। देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? M/10। ये जानते हैं क्या है? नहीं। M/10 का मतलब होता है, M/10 का मतलब मोलरता है। M/10 का मतलब मोलरता। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो तो M/10 तो नहीं होता, 1/10 × M है। ठीक, तो ये जो है मोलरता हो गया, ये मोलरता है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात बोले थे कि अगर क्वेश्चन में घनत्व नहीं दिया है
तो मोलरता का जो मान है ना वो मोललता होता है। अब याद नहीं यार, इसमें आपकी गलती है। ये दिया है मोलरता, लेकिन क्या प्रश्न में कहीं घनत्व है? नहीं है। तो जो मोलरता का मान है ना वही हो जाएगा मोललता का मान। तो देखो मोललता का मान जो है सबके लिए बराबर है, बराबर है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। रही बात के एफ का, तो के एफ का जो मान है ना वो अभी सबके लिए बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया नहीं है, नहीं देने का मतलब कि सभी विलेय के लिए विलायक एक ही कोई होगा, मतलब कि विलायक बदला नहीं है, विलायक सबके लिए एक ही है। तो विलायक अगर एक ही है तो यह भी जो है सबके लिए बराबर होगा। ठीक, टी एफ ये क्या है? विलायक का हिमांक है, और आपको बोले हैं कि विलायक जो है सभी में एक ही विलायक है। तो विलायक जब सब में एक ही है तो यह भी क्या होगा? सबके लिए सेम होगा। है भी बराबर, यह भी बराबर, यह भी बराबर। तो किस पर निर्भर करेगा? ये यही ना है विलयन के हिमांक, वह आई पर निर्भर करेगा। ठीक, और आई देखो माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही आई ज़्यादा होगा उतना ही टी एफ कम होगा। ठीक, तो आई का मान जो है देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है। तो आई का मान इसका सबसे ज़्यादा है। एन का मान देखिए, आई बराबर कितना? 5। ये सॉल्ट है, लवण है, यह भी लवण है, लवण है, तो बोलो इसका एन कितना है? एन बराबर 2, तो इसका आई बराबर भी 2 होगा। ये यूरिया है, अभी तुरंत बताएं सामान्य में कि यूरिया के लिए बोलो आई का मान कितना? 1 होता है। BaCl2 यह भी लवण है, तो लवण है तो बोलो इसका एन कितना? 2 और 1 3, तो इसका आई भी कितना होगा? 3 होगा। पता है ना कैसे बता रहे हैं? तोड़ करके बता रहे हैं। जैसे BaCl2 है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे। Ba बेरियम पर 2+ होता है, वर्ग नंबर सेकंड में आता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। Cl2 तो 2 इधर आ जाएगा, 2Cl-, बोलो एन कितना है? तो एन देखो 2 और 1 3, तो ये क्या है? लवण है ना, न अम्ल है न क्षार है, तो लवण है। लवण होता है प्रबल, तो प्रबल का आई बराबर एन, तो एन कितना? 3, तो आई बराबर बोलो 3। यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब कि जिसका आई सबसे कम उसी का होगा सबसे ज़्यादा। यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।